हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने हैं तो ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टोटल 15 क्वेश्चंस इस चैप्टर के समझाने वाली हूँ, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी न्यू एनसीईआरटी साइंस बुक जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन। इसके चैप्टर नंबर 3 यानी कि टिश्यूज़ इन एक्शन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस को मैं एक ही वीडियो में समझाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से इसके आंसर लिख पाएंगे और आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है एनसीईआरटी में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड रिपीटेडली, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ देयर सेल्स अलाउ देम टू डू दिस। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं। तो उनके सेल्स में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जो इनको ये रिपीटेड सेल डिवीजन अलाउ करती है। तो ये इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, दे हैव अ थिक वॉल for protection, they contain large vacuoles that stores nutrients, they have thin walls, dense cytoplasm and a large prominent nucleus. And the last option is they are functionally differentiated cell. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि they have thin walls, dense cytoplasm and a large prominent nucleus. इनके जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, उनमें ये एबिलिटी होती है, मतलब उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो सेल्स की वॉल है वो बहुत पतली होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो चलिए और डिटेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो बनते हैं रैपिडली डिवाइडिंग सेल से। ये जो सेल्स होते हैं कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो होने में। ये डिवाइड करते हैं रिपीटेडली क्योंकि इनके पास थिन सेल वॉल है। तो थिन सेल वॉल से क्या होगा, जो सेल डिवीजन है वो आसान हो जाएगा। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, शोइंग दैट द सेल्स आर हाईली एक्टिव। तो डेंस साइटोप्लाज्म है, इसका मतलब ये है कि जो सेल्स है वो हाईली एक्टिव है। एक लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस का क्या काम होता है कि वो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग सेल डिवीजन। तो इसी कारण से न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है फॉर सेल डिवीजन। सो दे यूजुअली डू नॉट कंटेन लार्ज वैक्यूल। उनमें लार्ज वैक्यूल नहीं होता है क्योंकि वैक्यूल क्या करता है, स्पेस को रिड्यूस कर देता है। सेल डिवीजन के लिए जो स्पेस होनी चाहिए वो प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाती, क्योंकि आधी से ज़्यादा जगह जो है वो वैक्यूल ले लेता है। इस कारण से सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। इस कारण से इनमें लार्ज वैक्यूल नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स में। तो इसी कारण से जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है एनसीईआरटी में, इफ़ अ प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स विच टिश्यू इज माल फंक्शनिंग। मतलब कि अगर प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट ना हो, फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये हमको सभी को पता है। तो ये जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ये पूरी प्लांट के हर एक पार्ट्स तक पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो पहुंचाता कौन है, तो वो पहुंचाते हैं फ्लोएम। हमने जब वन शॉट वीडियो मैंने समझाई थी, उसमें अगर आपने वन शॉट देखी होगी तो आपको ये वीडियो बहुत आसान लग रही होगी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वन शॉट वीडियो ज़रूर देखना, और इसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वीडियो भी मैंने अपलोड की है, वो भी वन शॉट में, वो भी आप ज़रूर देखना। फिर इस वीडियो को देखना ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है कि जो लीव्स में फूड बनता है वो सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक क्या करता है, फ्लोएम पहुंचाता है। तो अगर फ्लोएम माल फंक्शनिंग हो जाए तो ये जो पूरा प्रोसेस है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का वो नहीं हो पाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि फ्लोएम। ठीक है, क्योंकि ये फ्लोएम का फंक्शन है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करना हर एक पार्ट ऑफ प्लांट्स तक। सो फ्लोएम क्या है, एक टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब वो अलग अलग पार्ट्स तक फूड को पहुंचाता है, जैसे रूट्स तक, स्टेम्स तक, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स तक। अब कुछ और भी टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में, जैसे कि जाइलम। तो जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक। और एपिडर्मिस जो होता है
वो क्या करता है, पूरी प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और स्क्लेरेनकाइमा जो है, स्क्लेरेनकाइमा भी एक टाइप का टिश्यू है, वो प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं हमारी वन शॉट वीडियो में और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाली वीडियो में भी, ठीक है। सो सिंस फूड ट्रांसपोर्ट इज एफिलिएटेड Since food transport is affected, the malfunctioning tissue is phloem. तो जहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो वहाँ पे क्या माल फंक्शनिंग है, कौन सा टिश्यूज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फ्लोएम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, व्हाई आर द एपिथेलियल टिश्यूज दैट लाइन एन एनिमल्स इंटरनल ऑर्गन यूजुअली वन और अ फ्यू सेल्स थिक। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक या एक से ज़्यादा लेयर थिक क्यों होते हैं। तो उसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है टू स्टोर फूड एफिशिएंटली, टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्ट्रेंथ, टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस देम, एंड द लास्ट इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस देम। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो एक या एक से ज़्यादा थिक सेल थिक क्यों होते हैं, ताकि वो आसानी से एक्सचेंज कर सके मटेरियल का, ठीक है। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी की आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो होते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, ब्लड वेसल्स, तो उनमें जो एपिथेलियम है बहुत पतला होता है, यानी कि सिर्फ एक सेल, एक लेयर ऑफ सेल उनमें प्रेजेंट होती है इस तरीके से, ठीक है। वन और फ्यू सेल, ठीक है, वन और फ्यू सेल थिक होती है। तो ये क्या है, एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। तो ये क्या अलाउ करते हैं, इजी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अलाउ करते हैं, क्योंकि इनकी जो लेयर है वो बहुत पतली है, तो आसानी से कोई सा भी मटेरियल अंदर या बाहर जा सकता है इन सेल्स के थ्रू, ठीक है। सो जो एपिथेलियल टिश्यूज है उनकी जो लेयर है सेल्स की वो बहुत पतली होती है, जिसके कारण से रैपिड डिफ्यूजन हो जाता है गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का। डिफ्यूजन यानी कि यही जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना अक्रॉस द सेल मटेरियल्स का, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इजीली पास हो सकती है इन टिश्यूज के थ्रू, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट भी आसानी से इनके थ्रू मूव कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो अब्जॉर्ब होने हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट बाहर निकलना है वो वेस्ट इनके थ्रू बाहर निकल जाता है। इसी कारण से जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो एक या एक से ज़्यादा लेयर थिक होते हैं, ताकि क्विक एक्सचेंज हो पाए सब्सटेंसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, यू कैन परफॉर्म दीज टू जंप्स, स्ट्रेट लेग जंप्स, कीप नीज एंड एंकल्स स्टिफ, एंड नॉर्मल जंप, बेंड नीज एंड एंकल्स नेचुरली। What did your ankle, knees and hip position differ between the two jumps? So आपको दो तरह से जंप करनी है। एक तो आपको इस तरीके से आपके लेग्स को स्ट्रेट रखना है, एंकल्स को स्ट्रेट रखना है और आपको जंप करनी है, ठीक है। और दूसरी बार आपको क्या करनी है, दूसरे तरह की जंप जिसको नॉर्मल जंप बोलते हैं, जिसमें आपको आपकी नीज को बेंड करना है, एंकल्स को बेंड करना है हल्का सा, और आपको नेचुरली जंप करना है। सो डिड योर एंकल, नीज एंड हिप पोजिशन डिफर बिटवीन द टू जंप्स। तो इन दोनों जंप्स में इनका जो पोजीशन होगा एंकल, नीज और हिप पोजीशन का, वो कैसे अलग होगा। तो जब हम स्ट्रेट लेग जंप करेंगे तो जो एंकल्स है वो कैसी रहेगी, स्टिफ रहेगी, नीज जो है वो भी स्ट्रेट रहेगी, और हिप जो है हल्का सा बेंड होगा जब हम जंप करेंगे। वहीं हम जब नॉर्मल जंप करेंगे जहाँ पे हमारी एंकल्स बैंड होगी नेचुरली, नीज भी बैंड होगी प्रॉपरली, और जो हिप है वो भी बैंड होगा, ताकि वो मूवमेंट को सपोर्ट कर सके और बैलेंस बन सके। तो व्हेन जॉइंट्स बेंड नेचुरली, जब ये जॉइंट्स नेचुरली बेंड होते हैं, मुड़ते हैं, तो जो बॉडी है वो शॉक अब्जॉर्ब करती है और स्मूथली मूव कर पाती है। तो स्ट्रेट लेग जंप्स में जो मूवमेंट है वो रिजिड हो जाता है और लेस कंफर्टेबल होता है। हम ऐसे बिल्कुल कड़क सीधे खड़े होकर अगर जंप करेंगे, स्ट्रेट रहने की कोशिश करेंगे, तो जंप डिफ़िकल्ट हो जाएगी और अनकंफर्टेबल हो जाएगी, ठीक है। वहीं जब हम प्रॉपरली बेंड करेंगे, हमारे जॉइंट्स को बेंड करेंगे, तो हमारा जो
बॉडी मूवमेंट है वो आसानी से हो पाएगा और जंप अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो जॉइंट्स है वो क्या करते हैं, शॉक्स को अब्जॉर्ब करते हैं और स्मूथली मूव करने में हेल्प करते हैं बॉडी को। ठीक है, तो ये थी दोनों के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ जॉइंट्स इज इन्वॉल्व व्हेन यू बेंड योर नीज एंड एंकल। तो ऐसा कौन सा जॉइंट है जो इन्वॉल्व होता है जब हम हमारी नीज और एंकल्स को बेंड करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वन शॉट में। डायरेक्टली इसका आंसर मैं बता देती हूँ, हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब क्या होता है, हिंज को मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था। जैसे आपके घर का डोर है, उसमें यहाँ पे जो हिंज होती है जहाँ से वो कनेक्टेड होता है, जो कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है यहाँ से। ठीक है, तो जैसे कि ये डोर है, ठीक है, तो ये जो डोर है वो सिर्फ ऐसा जा सकता है और ऐसा जा सकता है। इसी तरीके से जो हमारी एंकल होती है, तो एंकल जैसे कि ये हमारा एक, यहाँ से हमारी एल्बोज है, ये हमारे नी है, ठीक है, ये वाला पार्ट नी है, और यहाँ से ये हमारा हाथ है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारे आर्म्स हैं, तो इसको हम सिर्फ इस तरीके से मूव करवा पाते हैं। तो वो जो इस तरह का मूवमेंट हो पाता है, वो यहाँ पे जो नीज है वहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, हिंज जॉइंट होता है। उस कारण से हम हमारे हाथ को मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो जो हिंज जॉइंट है वो अलाउ करता है एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को, सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ डोर हिंज। जैसा कि डोर का हिंज होता है, इसी तरीके से हमारे हाथ में जो जॉइंट होता है हिंज जॉइंट, वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसके नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट। ठीक है, और वहीं जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और जो पाइवोट जॉइंट है वो रोटेशनल मूवमेंट कर सकता है। इन जॉइंट्स के बारे में भी डिटेल में मैंने आपको समझाया था, वो वीडियो जाकर के आप ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है एनसीईआरटी में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस ए बी सी डी चूज द करेक्ट ऑप्शंस एज गिवन बिलो। तो ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है जिसमें आपको ये 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर बताना है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहला जो ए क्वेश्चन है उसमें असर्शन में क्या बोला गया है, एपिथेलियम इज वेल सूटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन लंग्स। इसका रीजन क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टॉल सेल्स दैट स्लोज डाउन डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जो है असर्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एपिथेलियम है वो गैसियस एक्सचेंज करवाता है लंग्स में। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, बट इसका रीज़न गलत है। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज कब हो पाएगा, जब वहाँ पे थिन लेयर होगी सेल्स की। ठीक है, और यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि यहाँ पे मल्टीपल लेयर होती है टॉल सेल्स की, जिसके कारण डिफ्यूजन स्लो डाउन हो जाता है। तो ये रीज़न इसका बिल्कुल गलत है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। ठीक है, सो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि असर्शन सही इसलिए है बिकॉज जो लंग्स के एपिथेलियम होते हैं वहाँ पे रैपिड गैसियस एक्सचेंज होता है। क्योंकि लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, ये इस तरीके से बल्ब लाइक एल्वियोलाई होते हैं जो कि एक्सचेंज करवाते हैं गैसेस का। लंग्स में जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में आती है वो डिफ्यूज होकर बाहर ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाती है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स में CO2 थी वो एंटर हो जाती है एल्वियोलाई में, और फिर एल्वियोलाई से लंग्स के थ्रू वो वापस एक्सेल आउट हो जाती है बॉडी के। तो ये फंक्शन होता है लंग्स का, रैपिड गैसियस एक्सचेंज करना। ठीक है, तो इसमें जो रीज़न है वो गलत क्यों है, क्योंकि जो लंग्स के एपिथेलियम होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, और जो थिन लेयर होती है उसी कारण से गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो पाता है, गैसेस डिफ्यूज कर पाती हैं। ठीक है, तो ये रीज़न इसका बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, जो मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स क्या करती है, स्लो डाउन कर देती है डिफ्यूजन को इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इट। ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत सारे सेल्स अगर इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होगी, तो डिफ्यूजन आसानी से नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये सेल्स है तो यहाँ पे आसानी से इसको, इतने सारे सेल्स को कैसे क्रॉस कर पाएगी गैस। ठीक है, इसी कारण से जो सेल है वो
सिंगल लेयर या थिन लेयर ऑफ सेल्स होनी चाहिए, जिसके कारण जो है गैसियस एक्सचेंज हो पाए, ठीक है, वॉल्स के थ्रू। सो अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला गया है? असर्शन, कार्डियक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली विदाउट फटीग। जो कार्डियक मसल होती है, यानी कि जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है, वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन करती है बिना थके। इसका रीज़न ये है कि कार्डियक मसल सेल्स हैव अ हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एन अबंडेंट ब्लड सप्लाई। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों असर्शन भी सही है और इसके लिए जो रीज़न दिया है वो भी सही है। तो जो कार्डियक मसल्स हैं वो हमारी थ्रू आउट द लाइफ, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक वो काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती है हार्ट में, ताकि हार्ट आसानी से ब्लड को पूरी बॉडी तक पंप कर सके। तो ऐसा इस कारण से हो पाता है क्योंकि हार्ट के मसल्स के जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली हार्ट में एटीपी जनरेट होती है और वहाँ पे जो ब्लड का सप्लाई है वो भी बहुत अच्छा होता है, जिस कारण से मसल्स अच्छी तरीके से वर्क कर पाती है बिना थके। तो ये दोनों ऑप्शंस, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कार्डियक मसल्स है थ्रू आउट द लाइफ वर्क करती है बिना थके, बिना रुके। तो ऐसा इस कारण से पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके सेल्स में, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई होता है जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हार्ट को। इसी कारण से जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। सो ये क्वेश्चन के बाद अब क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया गया है? असर्शन, टेंडन्स कनेक्ट बोन टू बोन एंड अलाउ जॉइंट्स मूवमेंट। रीजन क्या है? टेंडन्स आर मेड ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसमिट्स फोर्स फ्रॉम मसल्स टू बोन्स। तो यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो टेंडन्स होते हैं वो क्या करते हैं? मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं, ना कि बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और इसका रीज़न सही लिखा है, ठीक है। रीज़न क्या लिखा है कि जो टेंडन्स है वो टफ कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं, जो कि एक फोर्स ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम मसल्स टू बोन, ठीक है, जिसके कारण से मूवमेंट हो पाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। अब यहाँ पे असर्शन फॉल्स क्यों है? क्योंकि टेंडन्स मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं, बोन से बोन को कनेक्ट नहीं करते हैं। बोन से बोन को कनेक्ट कौन करते हैं? लिगामेंट्स करते हैं। तो इसी कारण से जो रीज़न है वो सही है। टेंडन्स जो है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं मस्कुलर फोर्स लगाने में बोन्स की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला गया है? असर्शन, इन अ हिंज जॉइंट मूवमेंट अकर्स प्राइमरीली इन वन प्लेन। इसका रीज़न क्या है? द बोन एंड्स आर शेप्ड टू अलाउ स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शंस। सो यहाँ पे हिंज जॉइंट के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो हिंज जॉइंट में क्या था कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो पा रहा था मूवमेंट। तो मतलब कि ये जो असर्शन है वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है, एक ही प्लेन में हो पा रहा है मूवमेंट, तो ये तो सही है। अब इसका जो रीज़न है, जो बोन एंड्स हैं वो इस तरह से शेप्ड होते हैं कि वो अलाउ कर सके सभी डायरेक्शन में मूवमेंट। ये जो बोन होता है हिंज जॉइंट के यहाँ पे, उनके एंड्स इस तरीके से शेप होते हैं। तो ये रीज़न बिल्कुल गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ असर्शन सही है, रीज़न गलत है। इस कारण से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। इसका देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन। असर्शन सही क्यों है? क्योंकि हिंज जॉइंट जो है एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाता है। रीज़न गलत इसलिए है क्योंकि स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शन जो है वो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स में, ना कि हिंज जॉइंट में। और जो हिंज जॉइंट है वो अलाउ कर, वो है ना, सभी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हमारी एनसीईआरटी में क्या बोला है? प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द एज ऑफ अ ट्री इन ईयर्स on x-axis and the diameter of tree in centimeter along with the number of annual rings formed over time on the y-axis using the data given in table 3.5.
सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें हमको जो एक्स एक्सिस है यानी कि हमको इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें जो एक्स एक्सिस होनी चाहिए यानी कि ये वाली होती है एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमको क्या लेना है, एज ऑफ ट्री लेना है। ठीक है, एज ऑफ ट्री हमने यहाँ पे लेनी है ईयर्स में, है ना। एंड द डायमीटर लेना है हमको, डायमीटर अलोंग विद नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर डायमीटर एंड नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स ले लेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब हमको ये जो डेटा दे रखा है उस अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना होगा और आपको एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना है, फिर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो सब ये 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे। सो ये 3 क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है एनालाइज द ग्राफ इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ स्टेम ओवर टाइम एंड शेयर द इंटरप्रिटेशन। तो ये जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है कि एज कितनी है ट्री की। हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्री की एज किस तरीके से डिटरमाइन करी जाती है। साइंटिस्ट क्या करते थे कि जैसे कि जो बार्क होता है, ठीक है, उसका जब हम इस तरीके से क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इस तरीके से हमको एनुअल रिंग्स दिखाई देती थी। ठीक है, तो ये जो रिंग्स के थ्रू पता चल जाता था कि ट्री की एज कितनी है। जितनी ज़्यादा रिंग्स होंगी उतनी ही ज़्यादा ट्री की एज होगी। तो ये ग्राफ शो करता है एज द एज ऑफ ट्री इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ द स्टेम ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ठीक है, सर्कल की। सो ये डायमीटर जितना बड़ा होगा उतना ही जो है, जितनी ही बड़ी उसकी ट्री की एज होगी। तो जितना ज़्यादा ट्री ओल्डर होगा, जितना बूढ़ा होगा ट्री, उतनी ही ज़्यादा मोटी उसकी स्टेम होगी। ठीक है, तो जैसे कि एक ट्री है उसके डायमीटर इतना था, तो वो इस ट्री की जो एज है वो कम होगी और इस ट्री की एज ज़्यादा होगी क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है। दिस मीन्स दैट द स्टेम कंटिन्यूज ग्रोइंग इन थिकनेस एवरी ईयर। हर साल जो है इसकी स्टेम की थिकनेस बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव सेल डिवीजन होता है कैम्बियम टिश्यूज में। जो कैम्बियम टिश्यूज होते हैं ट्री में, वहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है जिसके कारण स्टेम की थिकनेस बढ़ती है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ द टीक ट्री टू द नॉर्मल टू द एनुअल रिंग्स फॉर्म्ड। यानी कि क्या रिलेशन होता है जो डायमीटर होता है ट्री का और जो उसमें एनुअल रिंग्स बनती है। जो जितनी ज़्यादा रिंग्स होगी, एनुअल रिंग्स होगी, उतना ही उसका डायमीटर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि एनुअल रिंग्स बढ़ रही है तो इसका डायमीटर भी बढ़ रहा है। यूजुअली 1 एनुअल रिंग फॉर्म्ड एवरी ईयर। तो हर साल जो है एक रिंग बढ़ती है। जैसे कि ये पहला साल था ट्री का, फिर ट्री जब 2 साल का हुआ, 2 साल, तो फिर ये इसकी एक रिंग बढ़ जाएगी। तीसरे साल में इसमें एक और रिंग आ जाएगी और ऐसे ही थिकनेस भी बढ़ती जाती है। तो जो एनुअल रिंग्स है वो क्या बताती है, ट्री की एज बताती है। देयरफॉर द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इंडिकेट द एज ऑफ द ट्री। जितनी ज़्यादा एनुअल रिंग्स होगी उतना ही मोटा उसका स्टेम होगा और उतना ही ओल्डर वो ट्री होगा। Which specialized tissue is responsible for the girth of the stem and where it is located। तो ये जो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि ये जो ट्री है उसकी गर्थ बढ़ा रहा है, यानी कि मोटाई बढ़ा रहा है, ठीक है, चौड़ाई बढ़ा रहा है। तो ऐसा टिश्यू जो है उसका नाम होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको लेटरल मेरिस्टेम भी कहा जाता है। तो ये टिश्यू जो है रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में उसकी गर्थ बढ़ाता है। स्टेम की क्या बढ़ाता है, गर्थ, यानी कि चौड़ाई, डायमीटर में इंक्रीज करता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये गर्थ या फिर जो स्टेम की थिकनेस है वो बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, इन अ फॉरेस्ट इट इज ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द ट्री वॉज सीवियरली debarked by an elephant to meet its food requirement. As the bark is a rich source of nutrient, based on your learning, answer the following। तो एक फॉरेस्ट था जिसमें ऑब्जर्व किया गया एक ट्री को, जिसमें उसको
उसकी जो बार्क थी, मतलब उसकी जो पेड़ की जो बार्क थी उसको एक हाथी ने खा लिया, क्योंकि उसको भूख लगी थी एलिफेंट को। तो वो जो बार्क थी उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट था, ठीक है। सो इस इस लर्निंग के बेसिस पर हमको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसमें पूछा गया है वो ये है, विच फंक्शन ऑफ द ट्री इज आर हेम्पर्ड बाय डी बार्किंग। ठीक है, सो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि यहाँ पे डी बार्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डी बार्किंग क्या करता है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ट्री की उसको पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, क्योंकि हमने उसकी बार्क निकाल ली, ठीक है, जो कि उसको प्रोटेक्शन दे रही थी ट्री को। उसके कारण क्या होगा, प्रोटेक्शन, वो जो ट्री है उसमें आसानी से कोई सा भी इन्फेक्शन हो सकता है और उससे वाटर लॉस भी हो जाएगा। तो देखो बार्क क्या होती है, जैसे कि ये ट्री है, ठीक है, ट्री की स्टेम है। तो ये जो ट्री की स्टेम का जो बाहर वाला पार्ट था, ये जो बाहर बार्क जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो एक लेयर होती है, वो ही जो है हाथी ने खा ली, ठीक है, निकाल दी मतलब, ठीक है, क्योंकि उसको भूख लगी थी और खा ली। तो ये जो थी ये लेयर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी ट्री को। तो अगर ये बाहर की नहीं रहेगी तो ट्री प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा और इसके थ्रू वाटर लॉस आसानी से हो पाएगा, इसके अंदर का जितना भी पानी है वो बाहर आने लगेगा। तो जो ट्रांसपोर्ट है फूड का फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू वो भी नहीं हो पाएगा। तो जो ट्री है वो कमजोर हो जाएगा और मोर वल्नरेबल हो जाएगा, तब आसानी से उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा क्योंकि वो कमजोर हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, विच प्लांट टिश्यू वुड बी अफेक्टेड बाय फर्दर डैमेज टू द टिश्यू ट्रंक इवन आफ्टर डीबार्किंग। तो और कौन कौन से टिश्यूज है जो कि अफेक्ट होंगे जब उसमें और भी ज़्यादा डैमेज होगा ट्री में डीबार्किंग के बाद, ठीक है। तो और जो दूसरे टिश्यूज अफेक्ट होंगे वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला तो है फ्लोएम अफेक्ट होगा, कैम्बियम अफेक्ट होगा एंड जो जाइलम है वो भी अफेक्ट होगा। ये जो टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होते हैं बार्क के बीनीथ, यानी कि बाहर की तरफ तो बार्क था, उसके अंदर जब जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आएंगे वहां पे ये सारे टिश्यूज हमको मिलेंगे ट्री में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, which function of the tree would be hampered if the tissue beneath the bark were severely damaged। तो और कौन कौन से फंक्शंस अफेक्ट होंगे जब ये जो टिश्यूज है जो कि बार्क के अंदर की तरफ प्रेजेंट है वो अगर डैमेज हो जाएंगे तो कौन कौन से फंक्शन अफेक्ट होंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो अफेक्ट होगा वो है कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा फूड का, ठीक है, हर एक पार्ट ऑफ प्लांट तक या फिर ट्री तक। और जो वाटर एंड मिनरल ये जो फंक्शन था वो कौन करता है, फ्लोएम करता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्लोएम अफेक्ट हो रहा है तो उसका फंक्शन भी अफेक्ट होगा। नेक्स्ट वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये कौन करता है, जाइलम करता है, तो इसका भी फंक्शन अफेक्ट होगा। और उसमें जो गर्थ इंक्रीज हो रही थी, स्टेम की थिकनेस इंक्रीज हो रही थी, वो भी नहीं हो पाएगी, ये कौन करता है, लेटरल मेरिस्टेम करता है। नेक्स्ट ओवरऑल ग्रोथ जो है ट्री की वो भी अफेक्ट होगी और सीवियर डैमेज होगा ट्री का, में इवन किल द ट्री। अगर ज़्यादा ही ट्री को डैमेज करा तो उसके कारण से जो पेड़ है वो जिंदा नहीं रह पाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यानी कि फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, व्हाट अजम्पशंस डू यू मेक आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चंस अबव, व्हाट वुड द आंसर चेंज इफ द assumptions आर ऑल्सो चेंज्ड। तो ऐसे क्या assumptions आपने लगाए किए अपने माइंड में इन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए, और व्हाट वुड द आंसर चेंज अगर तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा अगर assumptions चेंज हुए तो, ठीक है। तो जो assumptions हमने किए थे वो ये थे कि सबसे पहला assumption था that only the bark is removed, सिर्फ बार्क ही रिमूव हुई है, पहला assumption ये था। दूसरा ये था डीपर टिश्यूज नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, अंदर के टिश्यूज डिस्ट्रॉयड नहीं हुए थे। और अगर अंदर के जो डीपर टिश्यूज है जैसे कि कैम्बियम जाइलम वो भी अगर डैमेज हो गए तो क्या क्या फंक्शन डिस्टर्ब होगा,
ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, ग्रोथ रुक जाएगी और जो ट्री है वो मर जाएगा। तो ये अजम्पशंस हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? Amrapali observed that a young mango sapling's stem bending flexibly during monsoon winds and do not break। तो अमरापली जो थी उसने क्या ऑब्जर्व किया, एक जो यंग मैंगो सैपलिंग स्टेम था, वो मतलब एक नया नया पौधा था आम का, उसकी जो स्टेम थी वो मॉनसून में जो हवाएं चलती है उसकी वजह से बेंड हो गई, पर वो टूटी नहीं। सो विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लेक्सिबिलिटी? ये जो स्टेम की फ्लेक्सिबिलिटी थी, ये स्टेम थी, वो इस तरीके से बेंड हो गई पर टूटी नहीं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऐसा कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रिडिक्ट एंड provide your explanation of the impact if the existing tissues is replaced by sclerenchyma। अब यहाँ पे जो टिश्यूज थे जो कि आसानी से इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे प्लांट को, उस टिश्यूज की जगह अगर स्क्लेरेनकाइमा होते तो क्या होता? तो देखो हमने जब पढ़े थे टिश्यूज के बारे में, ठीक है, जो सपोर्टिंग टिश्यूज थे, पहला था पेरेनकाइमा, दूसरा था कोलेनकाइमा, तीसरा था स्क्लेरेनकाइमा। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कोलेनकाइमा। तो ये जो प्लांट आसानी से बेंड हो पा रहा है बिना टूटे, तो वो हो पा रहा है कोलेनकाइमा की मदद से। कोलेनकाइमा रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलेनकाइमा सपोर्ट भी करता है प्लांट को, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और आसानी से प्लांट बेंड हो जाए बिना टूटे उसमें भी हेल्प करता है। अब अगर ये कोलेनकाइमा को स्क्लेरेनकाइमा से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा? स्टेम जो है, यानी कि जो उसकी प्लांट की स्टेम थी वो एकदम हार्ड हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी और वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी प्लांट की। अगर वहां पे हवा चली, तेज हवा चली, तो जो सैपलिंग है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से टूट जाएगा, क्योंकि वहां पे स्क्लेरेनकाइमा थे जो बहुत हार्ड थे और वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप एक कड़क मतलब एक पतली सी लकड़ी लेंगे, उसको अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे, बीच से आपने दोनों हाथ लेके इसको ऐसे तोड़ा तो वो टूट जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या थे? स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है, जो वुडी पार्ट होता है प्लांट का, वहां पे स्क्लेरेनकाइमा होता है। वहीं आप एक फ्रेश जो ग्रीन स्टेम जो होती है, सॉफ्ट स्टेम प्लांट की, वो अगर लेंगे और आप उसको मोड़ेंगे तो वो बेंड हो जाएगी पर टूटेगी नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है? स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है। आई होप स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा का फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमारी एनसीईआरटी में? Sohan designed an experiment for the regeneration of the sugarcane where he used cuttings to grow sugarcane. He used two types of cutting, type A and type B. After a few weeks, type B cutting sprouted and developed into sugarcane plant, while the type A cutting do not sprout। देखो, जब भी हमको किसी प्लांट को उगाना है तो उसके सीड्स को जिस तरीके से हमको स्प्राउट करना पड़ता है, और जब वो वहाँ पे जर्मिनेशन हो जाता है उस तो वहाँ पे प्लांट उग जाता है। तो इसी तरीके से एक सोहन था लड़का, उसने क्या किया कि उसको शुगर केन उगाने थे। तो शुगर केन उसने लिया और उसके जो शुगर केन्स हैं उसके कुछ पार्ट्स कट किए, ठीक है, शुगर केन्स को इस तरीके से कट किया और वहां पे उसने दो तरीके से कट किया था। तो एक जो कट था उसने कैसे कट किया था? एक कट में उसने यहाँ से यहाँ तक कट किया था। ये देखो, ये आप इसमें ऐसे अलग अलग सेक्शंस देख पा रहे हैं। ये जो येलो पार्ट्स हैं ये इसको अलग अलग इसके पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसको, शुगर केन को। तो एक जो पहला उसने कट लगाया था वो उसने कहा कैसे लगाया था? जब उसने पहले तरीके से कट किया तो उसने यहाँ से यहाँ पे कट लगाया और ये वाला जो हिस्सा था ये ए पार्ट कहला रहा है, ठीक है, ठीक है। और जो दूसरी तरीके से कट किया उसने यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट लिया, ये वाला पार्ट जहाँ पे ये येलो वाला पार्ट आ रहा था बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से उसने दो टाइप्स की कटिंग की इस शुगर केन की। तो उसने जब शुगर केन को उगाया तो कुछ वीक्स बाद उसको क्या देखने को मिला? जो बी था, ये वाली जो कटिंग थी उससे तो शुगरकेन उग गया था कि ये आसानी से स्प्राउट हो गया था और इससे उगाया जा सकता था शुगरकेन। वहीं जो
ए कटिंग थी वो उसमें कोई भी स्प्राउट नहीं हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रीजन था इसका? सो वेयर Why were the type B cutting able to grow sugarcane but type A should not? तो टाइप बी जो था, जहाँ पे येलो वाला पार्ट आ रहा था, वो आसानी से ग्रो हो गया, मतलब वहाँ उससे शुगर केन ग्रो हो गया, और टाइप ए से क्यों नहीं हुआ? तो जो टाइप बी था वहाँ पे एक एक्टिव बर्ड या फिर नोड प्रेजेंट था, जो कि ग्रोथ करने के लिए चाहिए होता है। और जो टाइप ए था वहाँ पे वो कोई सा भी बर्ड नहीं था। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो इस डायग्राम में, सो इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो बर्ड्स क्या होती है, ये आप येलो वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये इसको बोला जाता है बर्ड्स या फिर नोड्स, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है और यहाँ से ग्रोथ आसानी से हो पाती है। तो जब उसने ये वाला पार्ट करके शुगर केन उगाया तो इससे उग गया था शुगर केन, और जहाँ पे बर्ड नहीं थी, विदाउट बर्ड वाला जो पार्ट उसने लिया था, उससे शुगर केन नहीं उगा था, ठीक है। तो डिफरेंस क्या था? व्हाट डिफरेंस वाज प्रेजेंट इन टाइप बी एज कंपेयर टू टाइप ए? तो जो टाइप बी था उसमें नोड्स थे, बर्ड्स थे, आइस थी, जो मैंने अभी दिखाया, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। वहीं जो टाइप ए था वहाँ पे एक्टिव ग्रोइंग रीजन ही नहीं था, इस कारण से उससे शुगर केन नहीं उगा। What observations or measurements was made to determine whether these changes had an effect? तो क्या ऑब्जर्वेशन और क्या मेजरमेंट्स किए गए डिटरमाइन करने के लिए कि ये जो चेंज है वो किस तरीके से अफेक्ट हुआ? तो जो ऑब्जर्वेशन की गई थी वो ये थी कि जो वहाँ पे स्प्राउटिंग हो गई थी शूट की, रूट्स ग्रो हो गई थी, और वो डेवलपमेंट हो गया था एक न्यू शुगर केन प्लांट का, जब हमने पार्ट मतलब बी कटिंग से शुगर केन उगाया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? What parameters should be kept the same for both types of cutting to ensure a fair comparison? तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हमको सेम रखने पड़ेंगे ताकि हमको दोनों टाइप्स की कटिंग में फेयर कंपैरिजन हम कर सकें, ठीक है। तो अगर हमको इसमें फेयर कंपैरिजन करना है तो हमको दोनों ही टाइप्स की कटिंग्स को सेम कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हमको देखना है, टेस्ट करना है कि कौन सा शुगर केन प्लांट बनाएगा, सो कौन कौन सी कंडीशन सेम होनी चाहिए, तो दोनों के लिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें डालना है, दोनों ही कटिंग्स के लिए सनलाइट सेम मिलनी चाहिए, सॉइल टाइप सेम होना चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, कटिंग की साइज है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लांटिंग की जो डेप्थ है, जितने अंदर उसको गाड़ा गया है, ठीक है, शुगर केन के पार्ट को, वो सेम होना चाहिए, और सेम ड्यूरेशन के लिए उनको सेम ड्यूरेशन पर हमको उगाना है और फिर कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? 11th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डिस्कशन इन क्लास रोहन गिव्स एन स्टेटमेंट दैट अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, but the Rajiv counters that this is true in case of simple tissues but little different in case of complex tissues. Provide your explanation in the view of the discussion in class. So basically दो लड़के हैं, एक का नाम है रोहन और एक का नाम है राजीव। रोहन क्या बोलता है कि जितने भी टिश्यूज हैं वो सभी सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पर राजीव क्या बोलता है कि ये सही है, बट ये सिर्फ सिंपल टिश्यूज के केस में सही है ये स्टेटमेंट, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के लिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमको एक्सप्लेनेशन देना है जो ये डिस्कशन हुआ क्लास में उसको देखते हुए, ठीक है। तो जो रोहन का स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही था सिंपल टिश्यूज के लिए, क्योंकि जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं और उनका सेम फंक्शन होता है। जैसे सिंपल टिश्यूज कौन से होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। वहीं जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं और वो एक साथ काम करते हैं फॉर वन फंक्शन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जाइलम एंड फ्लोएम जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, ठीक है। सो इसी कारण से जो राजीव का स्टेटमेंट है वो ज़्यादा सही है फॉर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? कोकोनट हस्क fibers are used for mats which are rough and fibrous.
तो अगर आपने देखी होगी कि जो मैट्स होती हैं, बहुत सारे घरों में, मतलब पहले के टाइम पे मैट्स ज़्यादा यूज़ करी जाती थी, जो कि कोकोनट के हस्क से बनी होती थी। सो विच टिश्यू हैज स्ट्रक्चरल फीचर सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ? एक्सप्लेन व्हाई द लिविंग पेरेन्काइमा कुडंट सर्व द सेम पर्पस। तो ऐसा कौन सा टिश्यूज है जो कि इसको टफ और फाइबरस बनाता है, मैट्स को, ठीक है, जो बिछाने की मैट्स आती है, चटाई जिसको बोलते हैं हम कॉमन हिंदी में, तो वो बनाई जाती थी पहले के टाइम पे कोकोनट हस्क फाइबर्स से, जो कोकोनट का छिलका होता है उससे बनाई जाती थी। तो उसमें क्या होता है, कोकोनट हस्क फाइबर्स में वो बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, स्क्लेरेनकाइमा की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो वॉल्स है सेल की, वो लिग्निफाइड होती है, वहाँ पे लिग्निन होता है, जिस कारण से जो सेल्स है वो वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हार्ड और रिजिड होते हैं। और ये जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स है वो डेड होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं, और वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो कि टफनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इसी कारण से इससे कोकोनट हस्क फाइबर से मैट्स बनाई जाती थी। सो व्हाई पेरेन्काइमा कैन नॉट डू दिस, पेरेन्काइमा क्यों नहीं कर सकता ऐसा? तो जो पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो जिंदा सेल्स से मिलके बना होता है पेरेन्काइमेटस टिश्यू। उनकी वॉल्स बहुत पतली होती है, सॉफ्ट होती है, और मेनली इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। इसी कारण से ये टफनेस नहीं प्रोवाइड करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की तरह। सो ये डिफरेंस था स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है एनसीईआरटी में, विभा क्लेम्स टू हर फ्रेंड्स नेहा that meristematic tissues are located only at the root and shoot apices. What do you think about the statement? What question can Neha ask Vibha to help her understand further if the statement is incorrect? So इसमें विभा क्या क्लेम कर रही है नेहा को कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो सिर्फ रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं। सो आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, और व्हाट क्वेश्चन कैन नेहा आस्क? अब क्या क्वेश्चन नेहा पूछेगी विभा से ये समझने में कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है। अगर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो ये क्वेश्चन क्या पूछेगी नेहा विभा से। सो ये जो स्टेटमेंट है वो पार्शियली इनकरेक्ट है, ठीक है, कुछ हद तक ये स्टेटमेंट सही है, कुछ हद तक गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो पाए जाते हैं रूट एपेक्स में, शूट एपेक्स में, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है। बट इनके अलावा भी दूसरी जगह प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे कि लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, जो स्टेम वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि गर्थ बढ़ाता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी होते हैं। इन सभी के तीनों टाइप के मेरिस्टेम के फंक्शंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं वन शॉट में, वो आप जरूर जाके देखना, ठीक है। सो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है एपिकल मेरिस्टेम, जो कि रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में प्रेजेंट होता है। अब रूट एपेक्स और शूट एपेक्स का मतलब क्या होता है? सो दिस इज द प्लांट, ठीक है। सो इस एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम प्लांट का, ठीक है। तो ये जैसे मान लो प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स है। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट, ये होती है शूट टिप, इसको शूट बोलते हैं, और इसकी जो टिप होती है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और रूट टिप यानी कि ये, तो यहाँ पे रूट टिप और शूट टिप पे जो प्रेजेंट होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी होते हैं, इनके फंक्शन आप वन शॉट में जरूर देखना, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें क्या पूछेगी नेहा क्वेश्चन कि आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड इन द नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो क्या सिर्फ वो ऐसा पूछेगी क्या सिर्फ रूट टिप और शूट टिप पे ही प्रेजेंट होते हैं? वो ऐसा भी पूछ सकती है नेहा कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो स्टेम्स की जो साइड्स है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो इंटरनोड्स है, जैसे कि ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, और इसके बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड्स, ठीक है। तो ये इंटरनोड्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दिस वुड हेल्प विभा अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो जब ये क्वेश्चन नेहा पूछेगी तब विभा को समझ आएगा कि हाँ और भी दूसरे टाइप के टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, फिर वो उसके बारे में समझेगी विभा। तो वो जो दो और टिश्यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट था वो पूरी तरीके से सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है एनसीईआरटी में, अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल आर ऑफ द सेम साइज।
तो जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल होता है वो सेम साइज का होता है। सो इसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं स्टेटमेंट के बेसिस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सेल विल हैव अ लार्जर वैक्यूल, गिव रीजन। अब जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, दोनों में से किसका वैक्यूल बड़ा होता है? तो जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि मान लो कि ये प्लांट सेल है फॉर एग्जांपल, तो इसमें आधी से ज़्यादा जगह जो है वो क्या कौन कवर कर लेता है? वैक्यूल कवर कर लेता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब ये वैक्यूल क्या होता है? तो इसके लिए आपको सेल के ऑर्गेनेल समझने होंगे, जिसके लिए आपको वन शॉट देखना होगा ऑफ आर चैप्टर नंबर 2, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सो जो प्लांट सेल है उनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। जो सेल सेप है, ये जो जो वैक्यूल है, इसका काम क्या होता है? स्टोरेज करना। ठीक है, जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्टोर करके रखता है। स्ट्रक्चर्स दैट मेंटेन टर्जिडिटी एंड शेप, ये शेप और टर्जिडिटी मेंटेन करके रखता है प्लांट सेल की। ठीक है, दिस इज द प्लांट सेल। प्लांट सेल की टर्जिडिटी और स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। वहीं जो एनिमल सेल्स हैं उनका जो वैक्यूल है वो छोटा होता है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज आर एनिमल सेल। तो जो एनिमल सेल है इनका वैक्यूल छोटा सा होगा। ठीक है, सो दिस इज द वैक्यूल। ये मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना ही बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? What assumptions are you making to answer the questions above? अब क्या assumptions आप करेंगे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको आंसर देने के लिए? तो हम assumptions लगाएंगे कि जो दोनों सेल्स हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, वो दोनों क्या है? मेच्योर है, नॉर्मल टिपिकल सेल्स हैं वो, और एक हेल्दी सेल है जिनके सिमिलर साइज है। तो ये assumptions हमने किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया है एनसीईआरटी में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो वो क्या है? अ टेक्स्ट बुक स्टेट्स ईच प्लांट टिश्यूज परफॉर्म ओनली अ स्पेसिफिक फंक्शन। व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क टू क्रिटिकली एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट? एक टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा था कि हर प्लांट टिश्यू जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब इससे आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिन करने के लिए कि ये स्टेटमेंट कितना सही है, और ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है टिश्यूज के, वुड यू टेक टू फाइंड द आंसर? इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप कौन से टिश्यूज का एग्जाम्पल देंगे? तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या एग्जामिन कर रहा है? अब हम इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? कैन वन टिश्यू परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन? क्या एक टिश्यू एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? डू टिश्यूज वर्क टुगेदर इन प्लांट? क्या टिश्यूज एक साथ काम करते हैं प्लांट में? डू द फंक्शन डिपेंड ऑन द टिश्यू स्ट्रक्चर? क्या फंक्शंस जो है टिश्यू के वो उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं? कैन द सेम टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट प्लांट? एक ही टाइप का टिश्यूज डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में अलग अलग तरीके से फंक्शन करेगा क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे। तो अब इसके एग्जाम्पल्स हम अगर दें कि एग्जाम्पल्स बोला है ना इसमें कि आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बताने टिश्यूज के इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज जो हैं प्लांट में वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला टिश्यू क्या है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का फंक्शन होता है स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस करना, और प्लांट को बायंसी प्रोवाइड करता है। बायंसी यानी कि जो वाटर में प्लांट रहते हैं, यानी कि जो अंडरग्राउंड अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, उनको चाहिए कि वो फ्लोट कर सके आसानी से वाटर में। इसी कारण से उनमें बायंसी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है सेल्स के बीच में, जो कि उनको फ्लोट करने में मदद करती है। उसी को बायंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है और सपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोरेज का काम करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज थे और इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है प्लांट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म हो गए।
आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैप्टर का अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखना। उससे आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सारे चैप्टर्स के वन शॉट एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही इस चैनल पे आपको जितने भी डायग्राम्स है उसके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको देख करके आप आसानी से कोई सा भी डायग्राम बना पाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।